हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत। क्लास 12 केमिस्ट्री दूसरी इकाई सॉल्यूशन विलियन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 2। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं परासरण दाब निर्धारण की बर्कले एवं हार्टले विधि। तो बर्कले और हार्टले विधि द्वारा किसी दिए गए विलयन का परासरण दाब कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं। परासरण दाब को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैं फिर एक बार दोबारा से शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए क्या है, इस तरह का चित्र आपको मेरे नोट्स में मिलेगा। क्या मतलब है इसका? कोई एक बर्तन है और यहाँ पर मैंने क्या है, ये बीच में कोई सेपरेटर लगा दिया है। कुछ नहीं है, नथिंग, ये केवल सेपरेट करने के लिए। ठीक, ये कुछ नहीं है, ये सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर ये लगी हुई है अर्धपारगम झिल्ली। क्या लगी है? अर्धपारगम झिल्ली। अब क्या है, इस तरफ देखिए, ये पहचान में हो गया आप लोग। ये डॉटेड जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है भैया? विलायक है। ये विलायक, और विलायक के अंदर यहां भी, चलो विलायक भर देता हूं पहले मैं। विलायक भर दिया। अब विलायक में मैंने क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया। तो ये बन गया विलयन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? विलायक है। बीच में ये क्या लगी हुई है? अर्ध पारगम झिल्ली लगी हुई है। ठीक है, तो क्या काम दिख रहा है आपको कि एक विलायक यहां से इस वाले पोर्शन में, इतने हिस्से में क्या भरा हुआ है? ये विलायक भरा हुआ है। इतने हिस्से में क्या भरा हुआ है? ये विलयन भरा हुआ है। बीच में क्या लगी हुई है? ये अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है यहाँ पर। ये अब क्या होगा? अर्धपारगम झिल्ली में से ये जो है ना विलेय के अणु तो आर पार जा नहीं सकते, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली को सिर्फ विलायक पार कर सकता है, विलेय पार नहीं कर सकता। और पढ़ा था ना परासरण में आपने कि विलायक के अणु, पहली बात तो ये कि परासरण में क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली को विलेय तो पार कर नहीं सकता, तो कौन पार करेगा? विलायक। यानी परासरण में सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणुओं की गति होती है, विलेय से कोई मतलब नहीं। गति सिर्फ किसकी होगी? विलायक के अणुओं की। कहां से कहां होगी? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या फिर विलायक से विलयन की ओर। देखो, तनु विलयन और सांद्र विलयन कह लो, विलायक और विलयन कह लो। यानी विलायक के अणु हमेशा उस तरफ जाएंगे जिधर विलेय की मात्रा अधिक होगी। विलायक के अणु हमेशा विलेय की तरफ जाते हैं, ऐसे मान। तो विलायक के अणु कहां जाएंगे? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। इस तरह गति करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है, तो हो गया परासरण, कि जब विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो विलायक के अणु, ठीक है ना, तो विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति करने लग जाते हैं। विलायक के अणुओं की इस गति को ही परासरण कहते हैं। बोले परासरण दाब क्या होता है? अब मैं चाहता हूं कि हो रहा है ना, क्या हो रहा है? विलायक के अणु इधर एंटर कर रहे हैं, ये ना हो, इस घटना को रोक देना है। तो रोकने के लिए अगर विलायक के अणु इस साइड से आ रहे हैं तो मुझे इधर से क्या होगा? धक्का लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, यही रोक देना है। राइट? तो मैंने ऐसा करने के लिए इसके ऊपर एक यहां पर लगा दिए पिस्टन। पिस्टन भी, पिस्टन को जैसे जैसे मैं अंदर धकेलूंगा दाब क्या होगा? बढ़ेगा। पिस्टन ऊपर ले जाऊंगा, दाब क्या होगा? घटेगा। तो मैंने पिस्टन से सिर्फ इतना दाब लगाना है कि ये गति रुक जाए, है ना? परासरण जो हो रहा है ना वो रुक जाए, इसके लिए दाब लगाना है पिस्टन से। किस पे लगाना है? विलयन पे। तो परासरण को रोकने के लिए, ध्यान दीजिए, परासरण को रोकने के लिए क्या करना पड़ रहा है? विलयन पर दाब लगाया जा रहा है, विलयन पर लगाया गया दाब। ठीक है, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगाया जा रहा है, इस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। अब इस चीज को बर्कले और हार्टले ने एक एपरेटस डिजाइन किया था। उस एपरेटस की मैं बात करूंगा जिसकी सहायता से शीघ्र ही हम किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर लेते हैं।
क्या है वो उपकरण आप देखें, मैं आपके सामने पहले से ही बना के यहाँ पे रख सकता था, लेकिन आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं होता, थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप साथ साथ सीख जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह मैंने बना दी नली है, ये ट्यूब है और इसके बाहर ये एक अंदर से खोखली नली है, समझ लो बात मेरी। ये क्या है, अंदर से खोखली नली है। अच्छा, यहां से थोड़ा सा ना मैं इसे और ऊपर उठाना चाहता हूं, ऊपर ले जाता हूं इस तरह से। इस तरह से ऐसे इस साइड में मैं करूंगा, देखो डायग्राम भी आपको याद हो जाएगा और विधि में कुछ याद नहीं करना है, तो डायग्राम में सिर्फ देख कर ही आपको लिखना है बस, है ना। जो जिनमें चित्र होता है उनको विधियों को याद करने की जरूरत नहीं होती, चित्र को देखकर विधियां खुद लिख जाया करती हैं। तो यहां से अगर आप देखें इस तरह ये और ये ना, ये इस तरह से देखो, ये यू बन गया, यू फॉर अम्ब्रेला, है ना, यू बन गया। तो मैं लिखूंगा भी यही, पहले तो आप क्या लिखोगे बर्कले हार्डले विधि में, एक्चुअली दिस मेथड वाज गिवन बाय मिस्टर बर्कले एंड हार्डले इन द ईयर ऑफ 1904। तो परासरण दाब निर्धारण की यह विधि बर्कले और हार्डले द्वारा सन 1904 में दी गई। पहली बात। दूसरी बात, इस विधि में हम एक्चुअली क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष क्यों भैया? क्योंकि इसमें एक्चुअली हम परासरण दाब ज्ञात नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने करके दिखाया था ना, हम परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब ज्ञात कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि परासरण को रोकने के लिए विलयन पे मैंने क्या लगाया था, दाब लगाया था। तो हमने परासरण दाब ज्ञात नहीं किया, हमने परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब ज्ञात किया। क्यों? क्योंकि भैया विलयन का परासरण दाब परासरण को रोकने के लिए लगाए गए दाब के बराबर होगा। बात तो एक ही है, लेकिन हमें इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परासरण दाब ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हम परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि बोल रहे हैं। ठीक है, परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब ही परासरण दाब के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो हमने इसमें परासरण दाब न ज्ञात करके परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब ज्ञात, ये बात सारी लिखनी है आपको। ठीक है, 1904 में बर्कले हार्डले विधि थी। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, हम विलयन का परासरण दाब ज्ञात न करके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब ज्ञात करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि है। अब क्या होता है, देखो जो बोलता है हम समझते जाओ, लिखते जाएंगे आप। इस विधि में यू आकार की नली होती है, यू आकार की नली, ये खोखली है अंदर से पूरी, यहां पर इसमें छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इन छिद्रों के अंदर यहां पर जमा दी गई है क्या, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली। इन छिद्रों के अंदर क्या भरी हुई है, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली छिद्रों के अंदर लगी हुई है। क्लियर? अब इस साइड में क्या है, इस साइड में मैंने ये लगा दी यहां पे डाटदार नली, समझ लो, डाटदार नली क्या मतलब है, ये डाटदार नली है, इसके अंदर एक्चुअली विलायक भरा हुआ है। जब मैं इसे स्विच को खोलूंगा तो विलायक धड़ आता हुआ इस पूरी नली के अंदर सब में यहां से यहां तक पूरे में विलायक ऊपर तक भर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है ये डाटदार नली। इसे अपन थ्रिसिल कीप भी बोल सकते हैं, थ्रिसिल कीप बोला जाता है। इस साइड की व्यवस्था हो गई। इधर क्या है, अब ये विलायक यहां से आता हुआ ना पूरा इसके अंदर भरता हुआ यहां तक भर गया, यहां तक विलायक भरा हुआ इसमें। इस वाली नली को बोलते हैं केश नली। क्यों बोलते हैं केश नली? केश का मतलब बाल, बाल बहुत बारीक होता है ना, पतला सा, वैसे ही ये नली भी बहुत बारीक, बहुत पतली सी है। इतनी पतली नली है कि विलायक की एक बूंद डाली ना, एक बूंद में यहां से यहां तक भर जाएगा। विलायक की एक बूंद से पूरी नली भर जाएगी, एक बूंद और डाली यहां तक भर गई। तो बहुत बारीक पतली केश के समान, बाल के समान बहुत बारीक ट्यूब होने के कारण इसे केश नली बोलते हैं।
तो आप क्या लिखोगे, इस विधि में एक स्टील की यू आकार की नली होती है जिसके एक सिरे पर डार्टदार नली अथवा सिल्कीप लगी रहती है जिसमें विलायक भरा रहता है। इस डार्टदार नली की सहायता से इस यू आकार की नली के अंदर विलायक भर दिया जाता है। इस यू आकार की नली के दूसरे सिरे पर एक केश नली लगी होती है जिसमें विलायक भरा होता है। अब इस पूरी नली को एक स्टील के टैंक में फिट कर दिया जाता है। फिट कर दिया। जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उस विलयन को भरा जाएगा यहां पर। ठीक है, जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होगा उस विलयन को इस टैंक के अंदर भर दिया जाएगा, है ना। एक विलयन का करो, दो का करो, जब जब जिसका करना हो, जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना हो उस विलयन को इसमें भर दो। ठीक है, अब ध्यान दे लो, काम शुरू हो गया। इस नली के अंदर क्या है, विलायक। नली के अंदर कौन भरा हुआ है भैया, विलायक। और बाहर कौन है, विलयन। और बीच में छिद्र में क्या भरी हुई है, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली Cu2FeCN का होल 6। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली भरी हुई है। यहां पर क्या होगा, खेल शुरू हो गया। विलायक के अणु क्या करेंगे, अर्धपारगम्य में झिल्ली में से होकर विलयन की ओर जाना शुरू कर देंगे। विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर जाना शुरू कर देंगे। और जैसे ये घटना शुरू होगी ना, आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि एक बूंद भी बाहर निकली, केश नली में वाटर लेवल बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा, धड़ 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 धड़। आप समझ जाओगे परासरण शुरू हो गया है। भाई जैसे ही विलायक बाहर निकलना शुरू होगा ये लेवल तेजी से नीचे गिरेगा, आप समझ जाओगे परासरण शुरू हो गया है। आपने क्या करना है, परासरण को रोकना है। इस विलयन पर यहां पर मैंने ऊपर लगा, अब इस अणु को बाहर आने से रोकना है ना, तो विलयन पे क्या लगाना है, दाब लगाना है। तो बाहर यहां पर एक पिस्टन लगी हुई है ना। पिस्टन को जितना नीचे लाएंगे विलयन पे दाब क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे पिस्टन को नीचे लाएंगे दाब बढ़ता चला जाएगा। पिस्टन को उतना ही नीचे लाना है कि ये अणु बाहर आना बंद हो जाए। आपको कैसे पता चलेगा, जब ये अणु बाहर आना बंद हो जाएगा ना, ये लेवल वहीं के वहीं जितना गिर वहीं के वहीं रुक जाएगा, स्टॉप। अगर विलायक बाहर निकलेगा तो ये गिरता जाएगा, ये विलायक बाहर निकलना बंद हो गया, ये वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो पिस्टन से उतना ही दाब लगाना है कि विलायक के अणु विलयन में आना बंद हो जाए। यहां देखकर समझ जाओगे यहां काम हो गया है। यहां पर हम एक दाब मापी लगा देते हैं। ये दाब मापी बताएगा, है ना, ये दाब मापी बताएगा कि भैया इन विलायक के अणुओं को बाहर निकलने से रोकने के लिए पिस्टन ने कितना दाब लगाया है, ये दाब मापी बता देगा। दाब मापी, और दाब मापी में पढ़ लेते हैं। ये दाब मापी जो दाब बताएगा वही विलयन का परासरण दाब होगा। फटाफट हो जाता है काम। क्या टैंक में टैंक लगी हुई है, यहाँ पे लोग इसे खाली कर दो फटाफट से, टैंक को दूसरा विलयन भरो, फिर से दाब लगाओ। तो ये बर्कले हार्टले विधि की कुछ विशेषताएं। नंबर 1, इस विधि द्वारा विलयन का परासरण दाब शीघ्र ही ज्ञात हो जाता है। विलयन भरा हमने, इसमें लेवल गिरना शुरू हुआ, पिस्टन से दाब बढ़ा के हमने लेवल को वहीं वहीं रोक दिया, दाब मापी से पढ़ लिया। तो इस विधि द्वारा एक तो परासरण दाब का निर्धारण बहुत शीघ्र हो जाता है। दूसरा कार्यक्रम, दूसरा फायदा इस विधि का, यार परासरण दाब ज्ञात करना है तो खूब परासरण कराना पड़ेगा। परासरण कराने का मतलब है विलायक को अनुमति देनी होगी कि वो विलयन में जाए। विलायक को आपको अलाउ करना होगा कि वो विलयन में जाए। अगर विलायक विलयन में गया तो विलयन में विलायक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी और विलयन तनु हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बूंद भी विलायक एंटर नहीं कर पाया, एक बूंद भी विलायक सही से विलयन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, रोक देंगे। तो इस विधि द्वारा विलयन तनु नहीं होता है। विलयन को तनु किए बिना हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा फायदा, परासरण दाब
अतिशीघ्र पता चल गया। दूसरा, विलयन तनु नहीं होता है। तीसरा बेनिफिट जो इसका है सबसे बढ़िया, कि अगर विलयन का परासरण दाब उच्च भी हो तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ना झिल्ली है ना वो स्टील की नली में फिट कर रखी है। अगर परासरण दाब ज्यादा भी होगा तो हमारी झिल्ली डैमेज नहीं होगी। अगर ये स्टील की मान कल्पना करो, ये स्टील की नली ना हो, परासरण दाब बहुत ज्यादा हुआ, विलायक प्रेशर के साथ एंटर करेगा तो झिल्ली डैमेज हो जाएगी। तो इसमें झिल्ली को चूंकि मैंने स्टील की नली में फिट कर रखा है, झिल्ली डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है। अतः इस विधि की सहायता से आप उच्च परासरण दाब वाले विलयनों का परासरण दाब भी ज्ञात कर सकते हैं। ये इसके कुछ लाभ थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार आप नोट से पढ़ लेंगे। मैं नहीं समझता कि दोबारा आपको इस प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।